सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी अरिहंत एनसीईआरटी में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन जो है आपका अरिहंत का एनसीईआरटी बुक जो है, उस बुक में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं 22 अध्याय 22 को, जो आपके संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। तो इसमें कुछ संवैधानिक और जो है भारत में जो है बहुत सी संस्थाएं जो है संवैधानिक है और बहुत सी गैर संवैधानिक है। तो इसके संबंध में इसमें जो है एनसीईआरटी बुक यानी 6 से लेकर जो है 12वीं तक में जो भी है उसको इस जो है बुक में दिया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले जो भी इसका है उसका हम लोग देख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। और इस बुक में जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी देख चुके हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी देख चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि संवैधानिक के संस्थाएं से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यह वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष तथा 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी जो है नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। यह कथन आपका क्या है? सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि इसमें कह रहा है संसद, तो इसलिए पहला कथन सही नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव जो है होता है। यह कथन आपका सही है। अन्य सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिसने जो है अधिवक्ता के रूप में जो है किसी न्यायालय में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो। ये भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि अन्य सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, सरकार के जो है लेखाओं तथा जो है वित्त की विशेष जानकारी रखते हों, जिन्हें जो है वित्तीय विषयों और प्रशासन का जो है विस्तृत अनुभव हो, तथा जिन्हें जो है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, उनको जो है अन्य सदस्य के रूप में चुना जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन आपका सत्य नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि वित्त आयोग के जो है सदस्यों की पदावधि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है? तो कौन से कथन सही है? तो वित्त आयोग के सदस्य जो है पूर्ण काल तक अथवा जो है आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं। ये कथन सही है। वित्त आयोग के सदस्यों की जो है पुनर्नियुक्ति संभव है। ये भी कथन आपका सही है। दोनों कथन वित्त आयोग के सदस्यों के पदावधि के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। देख सकते हैं वित्त आयोग के संबंध में जो है संबंध में दोनों कथन सही है। वित्त आयोग के सदस्य उस अवधि तक अपने पद पर जो है आरूढ़ रहते हैं जितनी अवधि उनके जो है नियुक्ति पत्र में राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित हो या उनकी जो है पुनर्नियुक्ति जो है हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति हेतु जो है योग्यता एवं कार्यकाल का जो है निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये जो अपने पद पर पूर्ण काल अथवा जो आंशिक काल तक जैसा भी राष्ट्रपति निश्चित करे निर्धारित रहते हैं आपका। तो इस संबंध में देखा जाए तो दोनों कथन आयोग के अधिकार एवं कार्यों में जो है कौन से शामिल हैं आपके, कौन से शामिल हैं वित्त आयोग के अधिकार एवं कार्यों में कौन से शामिल है? तो पहला है कि आयोग को यह जो है अधिकार है कि वह किसी भी जो है व्यक्ति से किसी भी प्रश्न पर जो है कोई भी सूचना जिसे वह उपयोगी समझे प्राप्त कर सकता है। यह कथन सही है। आयोग जो है राष्ट्रपति को कर द्वारा प्राप्त आय का जो है बंटवारा अथवा जो है वितरण से संबंधित विषय पर अपनी संतुष्टियां दे सकता है। ये दोनों कथन वित्त आयोग के अधिकार एवं कार्यों के संबंध में जो है शामिल है आपका, ठीक है। दोनों कथन आपका सही है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का जो है कार्य है, वित्त आयोग का कार्य है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है आपके? कौन से कथन आपके वित्त आयोग के कार्य के संबंध में सत्य है आपका? तो भारत की जो है संचित निधि से जो धन निकालने की अनुमति देना, यह इसका काम नहीं है, आपके संसद का है। तो पहला सही नहीं है। दूसरा, प्राप्त करों के भावों को जो है राज्यों के बीच बांटना, यह कथन सही है। सहायता अनुदान के लिए जो है राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये भी कथन सही है आपके वित्त आयोग का जो है कार्य के संबंध में। संघ तथा राज्य सरकारें जो है बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की जो उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना तथा जो है उस पर जो है रिपोर्ट देना, यह वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो पहला और चौथा कार्य नहीं है, दूसरा और तीसरा कार्य है आपके वित्त आयोग के संबंध में। देख सकते हैं पहला और चौथा असत्य है, क्योंकि भारत की जो है संचित निधि से जो है धन निकालने की अनुमति संसद द्वारा दी जाती है, ठीक है। और संघ या राज्यों के जो बजटीय प्रावधानों से जो है वित्त आयोग का संबंध नहीं है।
इसमें देखा जाए तो बजटीय जो है प्रावधानों से वित्त आयोग का संबंध नहीं है, इसलिए चौथा कथन सही नहीं है और पहला कथन सही नहीं है क्योंकि अनुमति संसद को है। ठीक है, आगे कि भारत के जो है वित्त आयोग के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से जो है कथन सही है। तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं, तो पहला कहता है वित्त आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि सांविधिक नहीं है, आपके संवैधानिक निकाय है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग जो है स्थापित किया गया है, यह कथन सही है। वित्त आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिशें प्रकृति में जो है केवल सलाहकार है, यह कथन सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह कथन आपका सही नहीं है। प्रथम वित्त आयोग जो है 1950 में नहीं 1951 में जो है स्थापित किया गया था और इसके जो है वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी थे आपका। ये देख सकते हैं पहला और तीसरा कथन सही नहीं क्योंकि वित्त आयोग जो है सांविधिक निकाय नहीं है। प्रथम वित्त आयोग जो है 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था, न कि 1950 में। अब तक जो है 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है आपका। ठीक है, इस तरह से पहला और जो है चौथा कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन आपके वित्त आयोग के संदर्भ में जो है सही है आपका। ठीक है, आगे है कि भारत के जो महान्यायवादी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है, यानी भारत का जो महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त होने की योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय नहीं, आपका यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होगा। इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन क्या है आपका, सही नहीं है आपका। ठीक है, दूसरा कहता है कि महान्यायवादी का एक कर्तव्य है कि वह जो है भारत सरकार के वैधानिक विषयों से संबंधित सलाह दे जिसे मानना बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है आपका। तो ये दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं भारत के महान्यायवादी के संबंध में दोनों कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो आपका। ठीक है, महान्यायवादी का एक कर्तव्य है कि वह जो है भारत सरकार को संवैधानिक विषय से जो है संबंधित वैधानिक की सलाह दे तथा वैधानिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जिन्हें जो है समय समय पर राष्ट्रपति उसके सम्मुख रखे। महान्यायवादी की सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है आपका। इसमें कह रहा था आपका दूसरा कथन आपका बाध्यकारी है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है आपका इसमें। ठीक है, आगे की महान्यायवादी के जो है महान्यायवादी के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो कितने कथन आपके सही हैं। पहला कहता है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त होने की योग्यता रखता है, ये कथन सही है। उसे उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव और 5 अथवा जो है 5 अथवा जो है वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में अनुभव प्राप्त हुए, भी कथन सही है। राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो, भी कथन सही है। संविधान में उसके वेतन संबंधी व्यवस्था का उल्लेख है या उल्लेख नहीं है आपका। तो चौथा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है महान्यायवादी के संबंध में। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है आपका। आगे कि महान्यायवादी के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए कितने कथन सही हैं आपके। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह सही है। लोकसभा की किसी समिति का जो है सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है। महान्यायवादी के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वेतन एवं भत्ते भारत के जो संचित निधि पर भारित होते हैं, दोनों कथन आपके सही है। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की व्यवस्था है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते तथा जो है पेंशन भारत की जो संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला और दूसरा कथन दोनों आपका सही है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्यों के संबंध में जो है दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही है आपका। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्यों के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं। तो वह संसद द्वारा जो निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंध प्रतिवेदन को जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य के जो लेखाओं का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, आपका ये भी कथन सही है। सारे कथन आपके
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों के संबंध में सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन है कि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह जो है उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की जो है संचित निधि में जो है संदेह है, ये कथन सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है संघ या किसी राज्य के जो है किसी कार्यालय या विभाग में जो है रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की जो है लेखा परीक्षा करने और उनके बारे में जो रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, ये दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि संविधान में जो है उल्लिखित महाधिवक्ता के पद के संबंध में जो है दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है आपका। तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, महाधिवक्ता, ये सही है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता है, ये भी सही है। वह उस मंत्रिपरिषद की कार्यवाही कार्य अवधि तक जो है पदासीन रहता है जिसने उसे जो है नियुक्त किया है, ये सारे कथन आपके महाधिवक्ता के संबंध में जो है सही है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो पहला कि राज्य का महाधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, यह कथन क्या है आपका, तो ये सही है आपका। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि राज्य का महाधिवक्ता जो है विधानसभा का सदस्य होता है, अतः वह जो है सदन में बोलने का जो है अधिकारी होता है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है, सही नहीं है आपका। ठीक है, विधानमंडल में जो है मतदान संबंधी अधिकार राज्य के जो है महाधिवक्ता को प्राप्त है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि इसके संबंध में जो है दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, यद्यपि उसे जो है विधानमंडल में विधि विषयक स्पष्टीकरण के लिए जो है बुलाया जा सकता है। महाधिवक्ता को जो है विधानमंडल में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु वह उसमें जो है मतदान नहीं कर सकता महाधिवक्ता आपका। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कथन आपके महाधिवक्ता के संबंध में दिया है जो सही नहीं है आपका। आगे कि राज्य के जो महाधिवक्ता के कार्यों में कौन सा जो है शामिल है आपका, तो वह जो है उन सब कार्यों को करता है जो विधि द्वारा उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वह राज्य सरकार की ओर से जो है सभी न्यायालयों में जो है सरकारी पक्ष रखता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अभियोगों में जो है सरकार की ओर से वह जो है अभियोग लगाता है, ये सारे उपयुक्त सारे कथन जो है राज्य के महाधिवक्ता के कार्यों के संबंध में सही है आपका। ठीक है, आगे कि भारत के जो है निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने जो है संवैधानिक निकाय हैं। तो देखा जाए तो केवल जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आपका एक, इसमें एक सिर्फ क्या है संवैधानिक निकाय है, बाकी कोई भी जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। देख सकते हैं पहला संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की स्थापना वर्ष जो है 1993 में की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इस आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए जो है संशोधन के अंतर्गत एक नए यानी 388 बी का प्रावधान किया गया। इस आयोग में एक जो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा जो है 3 सदस्य होते हैं। आयोग जो है प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसमें देखा जाए तो एक जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, बाकी इसमें कोई भी जो है संवैधानिक निकाय नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में जो है दिए कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं के अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, यह कथन सही है। 31 जनवरी 1992 को यह जो है आयोग अस्तित्व में आया, ये भी सही है। आयोग के कार्यों में जो है कानून की समीक्षा, अत्याचारों की जो है विशिष्ट, व्यक्तिगत शिकायतों में जो है हस्तक्षेप आदि सम्मिलित है। ये तीनों कथन आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में क्या है, सही है आपका। ठीक है, आगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो है कथनों पर विश्लेषण कीजिए और जो है विश्लेषण कौन सही है आपका। तो देखा जाए इसमें तो आपका पहला कहता है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में जो है कार्यरत संस्थाओं को जो है प्रोत्साहित करते हैं, सही है। आयोग का काम जो है मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। ये दोनों कथन आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही है आपका। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो सही कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन से कथन सही है, तो इसका गठन जो है वर्ष 1994 में किया गया, या सही नहीं है क्योंकि इसका जो है 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई। तो पहला कथन सही नहीं है। इसका अध्यक्ष जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भी कथन सही नहीं है
क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के जो है अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जाता है, जबकि इसमें कह रहा है केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो ये भी कथन सही नहीं है। यह आयोग जो है जांच के दौरान किसी अदालत की तरह जो है गवाहों को जो है समन नहीं जारी कर सकता, या जारी कर सकता है आपका, ठीक है, यह समन जारी कर सकता है, इसलिए तीसरा कथन भी सही नहीं है। आयोग की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह कथन में गलत है, ये भी कथन गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में कोई भी कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है अन्य मानवाधिकार संस्थाएं दी गई हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है आपका, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी जो है मानव अधिकार आंदोलन है। यह संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों तथा उसके जो उल्लंघन पर सौजन्य की रिपोर्ट जारी करता है। इस संस्था की रिपोर्ट जो है विश्व के विभिन्न देशों के लिए एक जो है मानक होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रूम में है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में जो है सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो सही है। यह एक जो है गैर संवैधानिक निकाय, ये भी सही है। सही नहीं है उसको देखना है। यह एक जो है वैधानिक निकाय है, यह कथन सही नहीं है। तीसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका, ठीक है। गैर वैधानिक निकाय, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार इसकी जो है बैठक होनी चाहिए, ये कथन सही है। जो देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। कथन सी जो है सही नहीं, क्योंकि यह एक जो है वैधानिक निकाय नहीं बल्कि गैर जो है संवैधानिक निकाय है। इसका जो है गठन मंत्री परिषद के एक जो है प्रस्ताव के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत सभी जो है राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार जो है इसकी बैठक होती है। यथार्थमान में यह जो है परिषद पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। संघीय व्यवस्था को मजबूत करने में जो इस परिषद की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की, ठीक है।